हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास 7, जिसमें हम हमारा पहला टॉपिक ब्रह्मांड कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से ब्रह्मांड वाला टॉपिक कवर करवाया है। तो आज हम पहुंच गए हैं हमारे सौरमंडल पर। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें सौरमंडल नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें जब तक जाने नहीं रहेंगे तो सौरमंडल को हम समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो सौरमंडल में आपको पढ़ना है सूर्य के बारे में। ठीक है, अब जो सौरमंडल है ये हमारा परिवार कहलाता है। तो आपको सबसे पहले आकाशगंगा जानना चाहिए। इसके बाद आपका जो ब्रह्मांड है इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है। इसके बाद आपके तारे क्या होते हैं, जैसे सूर्य सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है। तो तारा जब हम जानेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है, इसका विकास कैसे होता है, तारे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद तारामंडल क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको करा दी हैं। यदि आप शुरू से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, क्योंकि आपका बेसिक जब क्लियर होगा तो सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास है, इसमें हम करेंगे सोलर सिस्टम, सौर मंडल। तो सबसे पहले सूर्य को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि सौर मंडल में क्या कुछ चीज़ें आती हैं और क्या कहलाता है सौर मंडल। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हब्बल थे, हब्बल ने दिया था आकाश गंगाओं के प्रतिसरण का नियम, मतलब आकाश गंगाएं हैं इनमें विस्तार हो रहा है। तो जो आकाश गंगा होती है उसमें प्रत्येक आकाश गंगा का अपना परिवार होता है। तो हमारी जो आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, तो उसका परिवार होता है अपना। ठीक है, अब आकाश गंगा जो हमारी दुग्ध मेखला है इसमें आपका सूर्य आ जाएगा। इसके बाद आपका सौरमंडल पूरा इसमें आ जाता है, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, आपके उल्का, धूमकेतु, जितने भी आकाशीय पिंड होते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल में सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन टाइप से बता दें कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ग्रह क्या होते, क्षुद्र ग्रह क्या होते, धूमकेतु, उल्का क्या होती हैं, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सौरमंडल क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। एक तो सूर्य जो होता है हमारा सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर आकाश गंगा का मुखिया कुछ ना कुछ होता होगा। जैसे हमारा जो सौरमंडल है उसका मुखिया कौन है, हमारा सूर्य है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सूर्य के चारों ओर, अब चाहे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, जो कुछ भी अन्य आकाशीय जो पिंड होते हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके सौरमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं जो सूर्य है, जैसे हमारे मतलब मान के चलिए ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह हमारा बुध होता है। ठीक है, इसके बाद आपका शुक्र होता है। तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में मतलब ऐसा बात करें कि हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, कितने, 8 ग्रह हैं। तो आपको बता दें कि जो सूर्य है इसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। वरना ऐसा ही हो जाए कि जो बुध है, शुक्र है या जो अन्य ग्रह हैं वो इसके अंदर ही समा जाए, लेकिन वो क्यों टिके हुए हैं, क्यों एक नियत स्थान पर हैं, तो इसका प्रमुख कारण माना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल का प्रमुख आकर्षण बल होता है। इसी के बल पर हमारी पूरी पृथ्वी जो है, पूरे आपके जो ग्रह हैं, चाहे बुध हो, शुक्र हो, मंगल हो, सारी चीज़ें यथा स्थान पर हैं। यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सारी चीज़ें सूर्य के अंदर समा जाती। ठीक है, अब कैसे आपको बताएं, जैसे सूर्य मान के चलिए ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, अब इसके पास तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है ही, साथ ही यहाँ पर आपका बुध हो गया मान के चलिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शुक्र हो गया। इसके बाद आपकी पृथ्वी हो गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों ये यथा स्थान पर है, क्यों बुध जब इतने नज़दीक है तो सूर्य में क्यों नहीं समा जाता। तो आपको बता दें कि प्रत्येक ग्रह के पास में अपना क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये बुध को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है तो ये बुध ग्रह को अपनी ओर खींचती है। तो ये एक स्थान नियत कर लेता है कि इसको सूर्य की इस कक्षा में चक्कर लगानी है, मतलब इसका स्थान नियत कर दिया गया है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हर चीज़ आपके यथा स्थान पर बनी हुई है और इसी पर हमारा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो यदि आपसे पूछता है कि सूर्य का जो सबसे प्रमुख आकर्षण बल होता है वो कौन सा है, तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं सौरमंडल, इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। मतलब जितना भी हमारे ब्रह्मांड का टोटल 100% द्रव्यमान होता है तो उसका 99.8% सूर्य में ही निहित है। शेष जो 0.03% है ये सभी आकाशीय पिंड हैं, और इसमें भी 0.03 का भी अपने आप में 100% होगा। तो इसका
बृहस्पति और शनि बहुत बड़े ग्रह होते हैं, तो इनका मिलाकर के 92% द्रव्यमान इसमें है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका। सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान किसमें निहित है? सूर्य में निहित है। अब देखते हैं हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला आकाश गंगा का भाग है। तो आपको बताया था कि हमारी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। इसका आकार कैसा है? सर्पिल आकार की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में आपको बता दी थी। तो हमारा सौर मंडल दुग्ध मेखला आकाश गंगा का भाग है। और कहीं कहीं आपका पूछ लेता है कि जो दुग्ध मेखला आकाश गंगा है तो उससे हमारा जो सूर्य है वो कितनी दूरी पर है सौर मंडल? तो उसके केंद्र से, जो आकाश गंगा का केंद्र है, दुग्ध मेखला का केंद्र है, तो किसी बुक्स में 27,000 दिया है और कहीं कहीं 32,000 है। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो लूसेंट की है आपकी 32,000 दी गई है, क्योंकि लूसेंट एक बेस्ट बुक मानी जाती है, तो प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अब आपको फर्स्ट वीडियो जब हमने बताया था वहाँ आपको बता दिया था ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में थोड़ी मोड़ी दूरी तो होती नहीं, अरबों खरबों की बात यहाँ पर चलती है। तो उसको जो है प्रकाश वर्ष आपका एक यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक बताई हुई थी आपको, एक बताई थी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। तो फर्स्ट वीडियो देख लें कि प्रकाश वर्ष क्या होता। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लेते फैक्ट रूप में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ठीक है, तो कितने दूरी पर है सौरमंडल दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र से? 32,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक है, तो इतना आप सौरमंडल के बारे में याद रखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं सूर्य, जो आपको पढ़ना है सूर्य के बारे में। तो सूर्य जिसे सन कहते हैं, सौरमंडल का मुखिया या हृदय स्थल है। यदि सूर्य नहीं है तो सौरमंडल का कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से एक घर में एक आपके जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वो घर के मुखिया माने जाते हैं, उसी तरह से हमारे पूरे सौरमंडल में जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें जो है सौरमंडल का जो मुखिया है वो कौन है? हमारा सूर्य है। ठीक है, और किस कारण से है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से, क्योंकि इसमें जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर एक चीज़ को उसके नियत स्थान पर, यथा स्थान पर रखे हुए है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा में स्थित एक तारा है। तो सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। तारे के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे तारा बनता है, कैसे उसका विकास होता है, फिर कैसे वो लाल दाना बन जाता है, इसके बाद कैसे वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, ब्लैक होल क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब बस आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है सूर्य क्या है। दुग्ध मेखला हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या है? एक तारा है। और जो हमारा तारा है सूर्य, यह आकाश गंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा करता है। क्या करता है? हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की परिक्रमा कर रही है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी तरह से जो सूर्य है, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? आकाश गंगा की, और वो हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला। अब जो सूर्य है वो मतलब इसे परिभ्रमण काल कहते हैं। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की परिक्रमा करता है तो उसे परिभ्रमण काल कहते हैं, और जब स्वयं के अक्ष पर घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम परिक्रमण काल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है वो आकाश गंगा दुग्ध मेखला की परिक्रमा कितने समय में करता है? ये क्वेश्चन बन के आता है आपका, तो 25 करोड़ वर्ष में। और कितनी गति से करता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, मतलब 1 सेकंड में इतना वो परिक्रमा कर लेता है। तो हमारा जो सूर्य है वो आकाश गंगा की परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है, दुग्ध मेखला केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसी अवधि को क्या कहा जाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जब सूर्य जो है एक परिक्रमा पूरी कर लेता है दुग्ध मेखला की, तो उसी को ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मोस ईयर कहते हैं। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक फैक्ट से आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब जो सूर्य है हमारे सौरमंडल का केंद्र है, बिल्कुल है, जिसके चारों ओर हमारे सौरमंडल के सभी आकाशीय पिंड परिभ्रमण करते हैं। तो आकाशीय पिंड मान के चलिए ये बीच में सूर्य हो गया, तो इसकी परिक्रमा ग्रह भी करते हैं, उपग्रह भी करते हैं। ठीक है, इसके मतलब जो ग्रह है उसकी परिक्रमा उपग्रह करते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य जो आकाशीय पिंड उल्का हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक है, सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं सूर्य अपने अक्ष पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूर्य है स्वयं के अक्ष पर घूमता है तो किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, जबकि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये भी याद रखिए। अब सूर्य की संरचना, जैसे हमने तारे की संरचना पढ़ी थी कि कितनी चीज़ें तारे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इनका परसेंट क्या होता है, यही यहाँ पर आता है। जो सूर्य है उसकी संरचना भी आपके कुछ तत्वों से मिलकर के हुई है। तो सूर्य में जो हाइड्रोजन है वो पाया जाता है 74%, याद रखिए। ठीक है, हीलियम कितना?
23% और अन्य जो पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन हो गया तो ये चीज़ें 2% पाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों याद रखना है। और यहाँ पर क्या होता है, 4 हाइड्रोजन के अणु क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक हीलियम। और इससे क्या होता है, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो ये नाभिकीय संलयन क्या होता है ये आपको बता दिया था, नाभिकीय विखंडन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊर्जा बनती है और यही ऊर्जा जो है वह तारे को तारे को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। जो ऊर्जा यहाँ से बनती है वो तारे को प्राप्त हो जाती है। तो हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो मिल करके एक हीलियम बनाते हैं और यह क्रिया नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है और इसमें तारे को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक गैसीय पिंड है और यह जो है सूर्य वह गैस और प्लाज्मा की अवस्था में है। कैसी अवस्था में, गैस और प्लाज्मा की अवस्था में है। तो ये प्लाज्मा अवस्था क्या कहलाती, तो ठोस और गैस के मध्य की जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा आपके दूध की मलाई, ठीक है। यह ना तो बहेगी, ठीक है, बहती नहीं है और ना ही एकदम से जमा होती है, मतलब कठोर होती है, मतलब बीच की अवस्था मानी जाती है। जैसे हमारा ब्लड हो गया तो ये किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा। तो उसी तरह से जो हमारा सूर्य है एक गैसीय पिंड है और यह गैस और प्लाज्मा की अवस्था में होता है। अब यहाँ दिया है सूर्य का घूर्णन काल क्या कहलाता है, तो घूर्णन काल देख लेते हैं। सूर्य गैसीय पिंड है जो ठोस नहीं होने के कारण इसके विभिन्न भागों में असमान गति पाई जाती है। क्योंकि ठोस होता तो एक स्थान पर नियत रहता, लेकिन यह गैस अवस्था में है तो इसमें गति पाई जाती है। और इसका जो मध्य भाग है वो 25 दिनों में, और ध्रुवीय भाग, अब एक तो सूर्य का मध्य भाग होगा और एक ध्रुवीय मतलब ऊपर की तरफ का जो भाग है वो 35 दिनों में। स्वयं की परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है, जब सूर्य स्वयं के अक्ष पर घूमता है, स्वयं की परिक्रमा करता है तो उसी को घूर्णन काल कहा जाता है। और यह जो है असमान गति इसमें होती है। तो मध्य भाग 25 दिन में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य का परिभ्रमण काल क्या होता है। तो परिभ्रमण मतलब जो सूर्य है वो आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, मतलब दूसरे चीज़ों की परिक्रमा करने को क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल। तो 25 करोड़ वर्ष में करता है, अभी आपको बता चुके हैं। और कितने, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य का द्रव्यमान। तो सूर्य का द्रव्यमान ये दिया गया है, कितना है, 2 × 10 × 30 किलोग्राम, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से, एक क्वेश्चन बनता है, एक कभी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा कि जो सूर्य है इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना अधिक है। तो 3 लाख लगभग में होता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो 3,35,000 गुना ज़्यादा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य, 3,35,000 गुना अधिक द्रव्यमान रखता है। नेक्स्ट है सूर्य का व्यास, डायमीटर, जिसे आकार भी कह सकते हैं। तो कितना है इसका आकार, 13,92,000 किलोमीटर, लगभग 14 लाख कहते हैं इसे। और सूर्य का आकार जो है वो पृथ्वी से कितना ज़्यादा है, 109। हमारी पृथ्वी इतनी है तो इसका 109 गुना अधिक बड़ा हमारा सूर्य होगा, ठीक है। अब सूर्य का जीवन काल तो लगभग 10 अरब वर्ष माना गया है। इसके बाद में जो सूर्य है वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अनुमानित आयु इसकी ये है। फिर है सूर्य का घनत्व। तो जो सूर्य का घनत्व है वो है 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके बाद में जो सूर्य की संरचना होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस अभी आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दें कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। यहाँ आप ये इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर सूर्य की संरचना में मतलब इसके 2 भाग बनाए जाते हैं। कैसे, एक तो इसके जो आंतरिक परतें होती हैं सूर्य की, जैसे क्रोण आपने पढ़ा होगा जिसे हम कोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है विकिरण मेखला होती है। इसके बाद तीसरी जो लेयर होती है वो संवहन मेखला होती है, ठीक है। तो ये तीनों आंतरिक परतें होती हैं। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लेगा कि जो सबसे अधिक तापमान है वो किसका होता है, या इसके बाद आपसे पूछ लें कि जो चक्रीय गति होती है वो किस स्तर में होती है सूर्य के। इसके बाद इसकी जो बाहरी परतें होती हैं उसमें भी 3 परतें आती हैं। एक तो आपकी हो जाती है सबसे पहले प्रकाश मंडल, दूसरी होती है वर्णमंडल जिसे क्रोमोस्फीयर, और सबसे ऊपरी जो परत होती है वो होती है आपकी कोरोना जिसे क्रीट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आप लिख कर रखिए। पिछली बार क्वेश्चन यही पूछ लिया था कि जब हम हमारी आँखों के माध्यम से जो प्रकाश में चीज़ें देखते हैं तो वो क्या कहलाती हैं। तो जो दृश्य
दृश्यमान परत होती है हमारे सूर्य की, वो होती है प्रकाश मंडल। क्या होती है? प्रकाश मंडल, जिसे हम देख पाते हैं। और इसी प्रकाश मंडल में आपका जो सूर्य कलंक होता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सौर तूफान भी आते हैं। तो सारी चीज़ें टू द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें और आप फर्स्ट वीडियो से ज़रूर देखें, क्योंकि सारी चीज़ें यदि आपकी क्लियर रहेंगी तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आपका कंपटीशन बहुत ही भारी है। आप पिछली जो वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें और पिछले पेपर्स भी ज़रूर लगाएं, पुराने पेपर, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे भी आपकी अब नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है, तो अब आपको बहुत अच्छा मौका है क्वालिफाई करने का। ठीक है, यदि आप इसमें पात्रता हासिल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको चयन परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अभी से आप तैयारी को बहुत अच्छा करें और NCERT बुक्स ज़रूर लगाएँ। ठीक है, थैंक यू।